वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो वाइस प्रिंसिपल के रूप में चयनित हुए हैं, उन सभी को पहले तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बात करेंगे कि कार्यालय आदेश जो बीकानेर से जारी हुआ है, इसके अनुसार है ऑफलाइन कार्यग्रहण कैसे करना है, उसकी एंट्री शाला दर्पण पे कैसे करनी है, और कार्यग्रहण करने के बाद में आपका जो भी वेतन निर्धारण है वो किस तरीके से होगा, थोड़ा सा इसमें भी प्रकाश डालूंगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो आदेश कल जारी हुआ था कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो भी ये कार्मिक जिनका चयन हुआ है, कुल 11,838 कार्मिक, सभी पदोन्नत कार्मिक आगामी ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा पदस्थापन किए जाने तक, जब भी ऑनलाइन काउंसलिंग उसके तक अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथानुसार आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात, यानी जैसे कल ये आदेश जारी हुआ है, और इसके पश्चात शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यग्रहण नहीं कर, यानी शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यग्रहण नहीं करना है, केवल ऑनलाइन कार्यग्रहण कर यानी ऑफलाइन कार्यग्रहण करना है, और अग्रिम आदेश तक यथावत कार्यरत रहेंगे। और कार्यग्रहण या पदोन्नति की सूचना, कार्यग्रहण तो शाला दर्पण पे ऑनलाइन नहीं करना है, लेकिन कार्यग्रहण पदोन्नति और या परित्याग की जो सूचना है वो शाला दर्पण के डीपीसी एंट्री टैब में इंदराज जरूर करना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा किस कार्मिक ने फोरगो किया, किसने नहीं किया, और अगर आप फोरगो करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है, वो भी मैं थोड़ा सा आगे बताने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद में पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ, यानी जब भी आपका ये डीपीसी या प्रमोशन हुआ है उसका नगद लाभ है वो कार्यग्रहण तिथि से दे होगा। जब भी जो डेट इसमें दी हुई है वो नॉमिनल मानी जाएगी, और जो वास्तविक लाभ होगा वो कार्यग्रहण तिथि से होगा। जैसे आज कार्यग्रहण करते तो आज होगा, अगर कुछ साथियों ने कल ही कार्यग्रहण कर दिया था तो अब जैसे मतलब बता दूं कि कार्यग्रहण कल लोगों ने क्यों किया, क्योंकि कल जैसे ये आदेश हुआ जारी हुआ था 29/9/2025 को और 9:51 पे, तो 9:51 के बाद में आप कभी भी कार्यग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ई साइन वाला आदेश है, ऑनलाइन आदेश है। तो 9:51 यानी 10 बजे के लगभग या 10 बजे के बाद में आप कार्यग्रहण करते हैं, तो कल भी लोगों ने किया है, लेकिन नहीं किया है तो आज कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा दिन भी है, दुर्गाष्टमी भी है। अब इसमें ये तो हो गया कि किस तरीके से करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एक तो संतान संबंधी घोषणा है, वो जरूरत पड़ेगी कि मैं जिस आपका पद है और आपका स्कूल का नाम वगैरह, कार्मिक का नाम वगैरह आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों की संख्या 31/5/2002 तक कितने बच्चे हैं, पुत्र पुत्री, जन्म तिथि, और 1/6/2002 या उसके पश्चात मेरे पुत्रों की संख्या में वृद्धि हुई या नहीं हुई, जो भी है। उसके बाद में अगर वृद्धि हुई है तो कितने हैं, ये सारा आपको यहाँ साइन वगैरह करके प्रमाणित करवा के सक्षम अधिकारी से नोटरी वगैरह करवा करके ये घोषणा पत्र आपको साथ में देना है। ये मैंने बता दिया कि जो डायरेक्टर महोदय का आदेश है यथास्थान कार्यग्रहण का। ज्वाइनिंग के लिए आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है कि सेवा में श्रीमान जो भी आपके प्रधानाचार्य है और उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए उपरांत कार्यग्रहण करने हेतु, तो इस तरीके से आपको ये कार्यग्रहण करना है। अब इसमें आपको एक तो जो आदेश है डायरेक्टर महोदय का जो जारी हुआ है वो उसकी पेज, खास करके फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और जिस पेज में आपका नाम है वो जरूर, जिसमें रेफरेंस नंबर भी दिए हुए हैं, ये आदेश, इसके अलावा यथास्थान कार्यग्रहण का भी आदेश कॉपी साथ में दे दें, और संतान संबंधी घोषणा, ये 3 डॉक्यूमेंट आप इस एप्लीकेशन के साथ में लेकर के कार्यग्रहण कर सकते हैं। अब शाला दर्पण पे एंट्री कैसे करनी है, तो शाला दर्पण पे आप जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ कार्मिक वाला जो टैब है, इस कार्मिक वाले टैब में आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ आपको स्कूल स्टाफ डीपीसी विवरण, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये एंट्री जरूरी है। तो यहाँ आपके पूछेगा कि विद्यालय में कार्यरत वर्तमान में कितने व्याख्याता, उपाचार्य या प्राचार्य माध्यमिक या समकक्ष पदों पे या किसी भी डीपीसी हुए हैं, तो यहाँ आपको जैसे 1 हुए हैं तो 1 लिख दें, 2 है तो 2 लिख दें, और यहाँ से सेव एंड गो पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड गो पे क्लिक करेंगे आपके सामने कार्मिक को सिलेक्ट करना है। जिन कार्मिक को आज आपने डीपीसी के तहत ज्वाइन करवाया है ऑफलाइन, उनकी एंट्री शाला दर्पण पे करनी है। तो यहाँ आपको बाय नेम सर्च कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर से। मान लो जैसे मैं यहाँ बाय नेम सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ बाय नेम जैसे ही इनका नाम एंटर करेंगे, जिनका भी यहाँ हुआ है, यहाँ आपको नाम एंटर करना है, और नाम एंटर करने के बाद में नीचे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च हो जाएगा। यहाँ आपके एम्प्लॉय आईडी आ गई, कार्मिक का नाम आ गया, विद्यालय का नाम आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, व्याख्याता उप प्रधानाचार्य पद पे प्रकार डीपीसी ऑर्डर, तो यहाँ आपको ऑर्डर वगैरह डालना है। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ जैसे ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पूछेगा कि व्याख्याता उप प्राचार्य पद पे चयन का प्रकार, तो जैसे डीपीसी या नॉन डायरेक्ट आरपीएससी, जैसे डीपीसी हुआ तो डीपीसी कर लें। डीपीसी के ऑर्डर है, हिंदी भी अलाउड है यहाँ। और अब यहाँ विशेष आपको ध्यान रखना है कि 2 चीज़ें यहाँ पूछ रहा है, ज्वाइन या फोरगो।
अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो भी आदेश है वो आदेश क्रमांक यहाँ जो भी है वो आप लिख दें। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट या फॉरगो डेट, अगर ज्वाइन है तो यहाँ से आपको कैलेंडर से ज्वाइनिंग डेट, जैसे आज 30 की है तो 30 करके इसको सबमिट करना है। अगर फॉरगो करते हैं तो यहाँ फॉरगो करके सबमिट करना है। ये एंट्री साला दर्पण पे आपको जरूर करनी है। अब मान लो आप फॉरगो करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपका जो वेतन निर्धारण किस तरीके से होगा। उसके बाद में अगर आप फॉरगो करते हैं तो क्या कारण समस्या हो सकती है, या किस स्थिति में फॉरगो कर सकते हैं, किस में फॉरगो नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ। तो जैसे वाइस प्रिंसिपल का जो भी पे लेवल है L14 है। अभी जो भी व्याख्याता है ज़्यादातर सारे वो L12 में कार्यरत है जिनका अभी प्रमोशन हुआ है। तो L12 में अभी जैसे जिस ग्रेड पे है, यानी L12 पे जिस स्लैब में है या जिस रेंज में है, जैसे 44,300 है तो उनका L14 पे 56,100 हो जाएगा। 45,600 है तो भी 56,100 हो जाएगा। 47,000, 48,400 या लगभग यहाँ कहें कि 52,900 तक अगर जो भी कार्मिक जिनका मूल वेतन है उनको L14 में 56,100 पे फिट किया जाएगा। उसके बाद में इनका जो भी इंक्रीमेंट वगैरह है वो लगेगा। L12 में अगर 54,500 पे अगर कोई पहले से है कार्यरत तो L14 में उनको 57,800 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ जैसे अलग अलग है, 54,500 है तो 57,800, 56,100 है तो 59,500 और 57,800 है तो 61,300। इस तरीके से इनको जो भी है बेनिफिट मिलेगा। कोशिश करूँगा कि ये आपको PDF टेलीग्राम पे दे दूँ तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये पूरी कोशिश मैंने की आपको एक सुविधा के लिए। फिर भी जो भी लेखा के विशेषज्ञ वगैरह है उनसे आप एक बार कंफर्म जरूर कर लें। और 7th पे जो चार्ट है उसको आप जरूर चेक कर लें, उससे एक बार मिलान कर लें कि जैसे L12 में जैसे अभी मान लो कोई 63,100 पे अगर अभी कार्यरत है तो उनको 67,000 पे इनका L14 पे हो जाएगा। 65,000 पे अगर कोई है L12 में तो उनको L14 में 69,000 पे होगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिट होगा। जो भी कार्मिक जितने कम L पे यानी जो नए हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। जो पुराने हैं या जिनको L12 में 65,000 या 63,000 पे अगर है तो उनको थोड़ा सा कम बेनिफिट होगा। तो जो भी हो, अब इंक्रीमेंट के लिए आप 7th पे चार्ट एक बार जरूर कंफर्म कर लें। अब बात करेंगे कि पदोन्नति पे जो भी लाभ है, अब जो भी पदोन्नति की तारीख है, चयन तिथि से लाभ मिलेगा लेकिन वो काल्पनिक मिलेगा। वास्तविक जो लाभ है वो मैंने आदेश में भी आपको बताया कि वास्तविक आर्थिक लाभ है वो पदोन्नति पर यथास्थान कार्य ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा। यानी आपने कल कार्य ग्रहण किया तो कल से मिलेगा। अगर आज से यानी 30 तारीख से अगर कार्य ग्रहण करते हैं तो आज से मिलेगा। अगर आगामी दिनों में कार्य ग्रहण करते हैं तो आगामी दिनों में जिस तारीख से आप कार्य ग्रहण करेंगे उसी तारीख से आर्थिक लाभ मिलेगा। दूसरा, पदोन्नति पर यथास्थान ज्वाइन करने के बाद आप फॉरगो नहीं कर सकते, ये जरूर ध्यान रखें। अभी जैसे आप साला दर्पण पे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ साला दर्पण पे अगर फॉरगो करना चाहे तो यहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने यथास्थान कार्य ग्रहण कर लिया उसके बाद आप फॉरगो नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच समझ के आप कोशिश करें। और पदोन्नति पे फॉरगो करने से आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, आपको वरिष्ठता पे भी नुकसान होगा। तो फॉरगो आप बहुत सोच समझ के करें। और ऐसी स्थिति में करेंगे जैसे मान लो आपको आर्थिक लाभ कुछ भी नहीं हो रहा और कोई विशेष कारण हो तो ये है। अब इसमें फॉरगो के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं जो पिछले दिनों हुई तो वो आपको बता रहा हूँ कि जैसे पिछले दिनों कुछ साथियों का 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में पदोन्नति हुई थी और कई साथियों ने व्याख्याता पद पे यथावत कार्य ग्रहण कर लिया था और कईयों ने परित्याग, जैसे विभाग ने काउंसलिंग के उपरांत पदोन्नति परित्याग स्वीकार नहीं किया। नहीं, उन्होंने कार्य ग्रहण कर लिया, उसके बाद में अगर वो परित्याग करना चाहते तो वो स्वीकार नहीं किया गया था और बाद में उन लोगों द्वारा माननीय न्यायालय में भी अनेक याचिकाएं दायर की गई। फिर भी विभाग ने किसी भी साथी का जिन्होंने व्याख्याता पद पर यथावत कार्य ग्रहण कर लिया था पदोन्नति परित्याग स्वीकार नहीं किया। यानी अगर पदोन्नति पे अगर आप यथास्थान कार्य ग्रहण कर लेते हैं तब आप परित्याग नहीं कर सकते। अगर परित्याग करना तो अभी आप कर सकते हैं, जब आप साला दर्पण पर एंट्री करें तो फॉरगो कर लें तो बात अलग है। लेकिन अगर मान लो आप यथास्थान कार्य ग्रहण कर रहे हैं उसके बाद में जब काउंसलिंग के समय अगर आप पदोन्नति परित्याग का ऑप्शन देते हैं तो वो ऑप्शन स्वीकार नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की DBC में भी प्रिंसिपल के पद पे यथावत कार्य कर चुके किसी भी साथी का पदोन्नति परित्याग विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने यथास्थान कार्य ग्रहण कर लिया था। तो बाद में आप नहीं स्वीकार कर सकते। तो इस बात को गंभीरता से समझकर और सोच समझकर यथास्थान कार्य ग्रहण करने का निर्णय लिया जाए। और एक बार अगर यथास्थान आप कार्य ग्रहण कर लेते हैं तो उसके पश्चात आप विभागीय पदोन्नति परित्याग की स्वीकृति नहीं देगा विधिक विभाग और उल्टे आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अभी चाहें तो आप फॉरगो कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर यथास्थान कार्य ग्रहण कर लेते हैं तो आपको काउंसलिंग में भाग लेना होगा। और अगर आप मान लो काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो
जो भी सीटें शेष रह जाएगी आपको वो पोस्ट है वो जगह आपको अलॉट कर दी जाएगी और आपको कार्यग्रहण करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास में समय है, अगर कोई चाहे फोरगो करना तो अभी फोरगो कर सकते हैं, लेकिन बाद में फोरगो नहीं कर पाएंगे। तो अभी जैसे आप चाहें तो फोरगो कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।